तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हो रही है वोटों की गिनती। इन 3 राज्यों में काउंटिंग जारी है। तीनों राज्यों में 59 सीटों पर काउंटिंग हो रही है। नागालैंड में एनपीएफ और बीजेपी के सहयोगियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मेघालय में कांग्रेस आगे चल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी और लेफ्ट के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझान आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेजी से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही घंटों में अब यह साफ हो जाएगा कि तीनों राज्यों में किसकी होगी सत्ता और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और पूर्वोत्तर के जो अपने दल हैं वो किस तरह से इस चुनाव में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मेहमान जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपसे समझना चाहेंगे, आप तीनों राज्यों का दौरा करके आए हैं। त्रिपुरा की अगर हम सबसे पहले बात करें, 57 सीटों पर यहां पर रुझान सामने आ चुके हैं। लेफ्ट 29, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो हैं वो 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। क्या बताते हैं रुझान? देखिए, रुझान साफ तौर पर अगर बिना माइक्रो उसमें देखा जाए तो ये साफ तौर पर है कि कांग्रेस वहां नहीं है। तो कांग्रेस का जो एस्टेब्लिश वोट बैंक था वो किधर शिफ्ट किया, ये उस तरफ दिखा रहा है। बीजेपी अचानक खड़ी हुई नहीं हुई है, बीजेपी ने उस पूरे वोट बैंक को कैप्चर किया है। धीरेन्द्र, आपके पास मैं लौटूं उससे पहले जरा सुन लेते हैं वृंदा करात इस वक्त क्या कह रही है। बीजेपी इमर्जिंग एज ए big party in Tripura. Is this threat for CPI? Let us just wait and see for the results. Let us wait for the results. And what's your reaction on Dalit who are beaten to death in Alwar on occasion of Holi? Rajasthan has become the experiment of Manuvadi Hindutva. This is the real face of Hindutva. Against Dalits, against minorities, against women. This is what the face of Hindutva is, what we see in Rajasthan. It is shameful, it is horrific, and we strongly condemn it. मीम अफजल साहब और विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने से पहले जरा वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक विशेषज्ञों से समझ लेते हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब, जैसा कि धीरेन्द्र जी कह रहे थे, त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो रुझान अभी आ रहे हैं 29 पर लेफ्ट आगे, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 27 पर आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा की जो रुझान है ये किस तरफ संकेत कर रहे हैं? सीधे सीधे 2 चीजें हैं इसमें। पिछले चुनाव में देखिए कि लेफ्ट की सीटें करीब 50 के आसपास थी, है ना, यानी लेफ्ट का भी वोट इरोजन हुआ है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट का वोट इंटैक्ट बचा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो पूरा वोट है, जैसा मैं धीरेन्द्र जी के पास से बिल्कुल सहमत हूँ, पूरा का पूरा वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट कर गया है और कांग्रेस जितना कमजोर हुई है बीजेपी को उतना फायदा मिला है। और दिलचस्प बात है, अगर आप उम्मीदवारों की सूची देखें बीजेपी की तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो कांग्रेस से आए हुए हैं या तृणमूल कांग्रेस से हैं। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने त्रिपुरा में जो गठबंधन किया है, जो अलायंस किया है, बीजेपी को अम्ब्रेला बनाने में एक महारत हासिल है। आसाम के चुनाव में उन्होंने जिस तरह बोडोलैंड और एजीपी के साथ गठबंधन किया, त्रिपुरा में भी उन्होंने छोटे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन किया, नागालैंड में उन्होंने किया, मेघालय में। तो अम्ब्रेला अलायंस बना करके बीजेपी क्या करती है, जिस तरह से अलायंस बनाया है संगठन ने, जिस तरह से काम किया, उसको लेकर मीम अफजल साहब से जरा जान लेते हैं। मीम अफजल साहब, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से, संगठन के स्तर पर बात हो या फिर अलायंस करने के स्तर पर बात हो, प्रधानमंत्री का चेहरा आगे रखकर हजारों करोड़ की योजनाएं हो या फिर इन्वेस्टर समिट की बात हो, इन सब के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य ऐसा ना हो जहां पर उनकी सरकार ना हो, और ये रुझानों में भी नजर आ रहा है, मजबूती से उभर रही है बीजेपी। भाजपा सक्रिय रही और कांग्रेस निष्क्रिय रही। मीम अफजल जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सुबह से मैं बैठा हूँ 8 बजे से चैनल्स पर, और ख़बरें इस तरह से चल रही थी जैसे भारतीय जनता पार्टी तीनों स्टेट्स के अंदर बड़ी भारी बहुमत से कामयाब होने वाली है और एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को फतेह करने वाली है। और 1.5 घंटे के अंदर स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी आगे नहीं दिखाई दे रही, यानी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर बनाएगी भी कहीं तो उसी तरह बनाएगी जैसे गोवा में बनाई थी या मणिपुर में बनाई थी। इससे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो नारे लगाती थी, जो नॉर्थ ईस्ट की बात करती थी, उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है। यकीनन थोड़ा सा असर पड़ा है और मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में देखेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा असर पड़ता अगर ये बैंक स्कैम्स ना आए होते और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर साख खराब ना हुई होती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी इससे अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। आपने जो बात कही है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता भारतीय जनता पार्टी को सीरियसली नहीं ले रही है और जो स्कैम्स हुए उनका असर पड़ा, इस बात पर विजय सोनकर शास्त्री मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नहीं, जो स्कैम वगैरह की बात कर रहे हैं ये तो अपने ही कालखंड की बातों को देश के सामने रख करके और अपनी वाहवाही करना चाहते हैं।
इनके जो इन लोगों ने पाप किया है उस पाप को हम लोगों ने पकड़ा है, यही हमारे लिए एक तरह से टेंट है। हम नहीं, चलिए इस कैंप पर ना जाते हुए विजय सोनकर शास्त्री जो चुनाव को लेकर बात मीम अफजल ने कही उस पर आ जाते हैं। चुनाव को लेकर मीम अफजल साहब ने बात कही कि इन तीनों राज्यों में आप कहीं भी सरकार में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये तो वक्त बताएगा हम लोग कितना नजर आ रहे हैं। हमें तो एक लाइन में मीम अफजल जी को मैं बता देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर में हमें खोने के लिए कुछ नहीं है, जो मिला है वो हम लोगों ने पाया। ये बड़ी बात विजय सोनकर शास्त्री ने। मैं सुजीत जी के पास जाना चाहूंगा। सुजीत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुछ साल पहले ही चले जाएं, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं, इस पार्टी के लिए यहां पर मौजूदगी दर्ज करवाना ही बहुत बड़ी बात थी। और जैसे कि विजय सोनकर शास्त्री कह रहे हैं, खोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है। उसे ध्यान में रखते हुए जो रुझान है, क्या संकेत करते हैं? संकेत ये करते हैं कि लोग वहाँ पे विकल्प ढूंढ रहे हैं। अब कांग्रेस बुरी तरीके से वहाँ पे, बिल्कुल कांग्रेस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था नॉर्थ ईस्ट का ऊपर। ये जनता का वोट से, रुझान से रिफ्लेक्ट हो गया है। तीनों राज्यों में आप देखें, बीजेपी 1.49% 2013 असेंबली इलेक्शन में इनको मिला था। चुनाव जब हुआ 2014 में, तब इनको 5.47% का लगभग मिला था। और आज का दिन में अगर इन्होंने रुझान में 29 या 27 सीट्स ले रहे हैं त्रिपुरा में, और बाकी नागालैंड और बाकी स्टेट में ले रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि जनता वहाँ पे विकल्प ढूंढ रहा है। जनता को लीडरशिप चाहिए, जनता को विकास चाहिए। जो सीपीएम नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा में 50 से लेके अभी तक रोल कर रहे हैं, 78 में पहले आया, 2 बार इन्होंने नृपेंद्र चक्रवर्ती महान नेता है इनका अंडर में रोल किया, 93 तक 89 से सिर्फ कांग्रेस का एक अलायंस गवर्नमेंट आया, बुरी तरीक़े से फेल किया। उसके बाद दोबारा सीपीएम आए और मानिक सरकार जी अभी 25 ईयर्स रूल किया। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे युवा को नौकरी नहीं मिला है। एम्प्लॉयमेंट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। सीपीएम का एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि उनका पार्टी का साथ जो जुड़े हुए हैं उनको सब सुविधा मिले हैं, बाकी जनता के लिए काम नहीं हुआ। आपने बड़ी बात कही है कि नॉर्थ ईस्ट में जनता विकल्प ढूंढ रही है। आगे बढ़ने से पहले जरा सुनवा लेते हैं आपको। बीजेपी प्रवक्ता राम माधव ने पूर्वोत्तर में चुनाव के नतीजों को लेकर अब तक क्या कुछ कहा है? अर्ली ट्रेंड्स को देखते हुए हमको लग रहा है कि त्रिपुरा में हमारे पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहने वाला है। अभी अभी ईवीएम्स खुलना शुरू हुआ, जहां जहां से फर्स्ट राउंड का ईवीएम्स का ट्रेंड आ रहा है। कुछ सीट जहां हमने भी अपेक्षा नहीं की है, वहां भी हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे लगता है कि अंतिम रिजल्ट त्रिपुरा में बीजेपी के पक्ष में अच्छा रहेगा। प्रोफेसर ठाकुर, अगर मेघालय की बात करें, 47 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं, 19 पर कांग्रेस आगे चल रही है। क्या कांग्रेस मेघालय में अपना किला बचाती नजर आ रही है आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस मेघालय में अपना किला बचा लेगी, क्योंकि कांग्रेस का बेस वहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। और बीजेपी के रिलीजियस पॉलिसीज़ को लेके मेघालय में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसमें बड़ा डिसकंटेंट है। अभी तक बीजेपी ने वहाँ ये सिग्नल नहीं दिया है कि वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के सेकुलरिज्म को कैसे मैनेज करेंगे। ये मेघालय में उनके खिलाफ जा रहा है। और कांग्रेस का पुराना इमेज है, पुराना काम है। मुझे लगता है कांग्रेस बचा लेगी। मुझे थोड़ा त्रिपुरा के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है अभी कह रहे थे कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है और डिसकंटेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ, अल्टरनेटिव की खोज हो रही है। ये बात मुझे सही लगती है, लेकिन मुझे साथ में ये भी बात लगती है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पैराडाइम शिफ्ट किया है पॉलिटिक्स का, इसके लिए सीपीएम को वहाँ एक क्रिएटिव पॉलिटिक्स इमेजिन करना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पॉलिटिकल एरेना में एथिक्स की बड़ी कमी है। ये लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर त्रिपुरा में उसके खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो त्रिपुरा में सीपीएम का मेन प्लैंक होता है वो होता है एबल लीडरशिप, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, इसको वो प्रमोट करते हैं। ट्राइबल डिसकंटेंट को उन्होंने जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में मुझे लगता है वहाँ भी उन्हें स्टेट लेवल पे इनोवेशन की ज़रूरत है। यदि एम्प्लॉयमेंट वो मल्टीनेशनल के थ्रू वहाँ करना चाहेंगे। ठाकुर साहब, ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तरीके अलग अलग अपनाए गए हैं, किसी भी तरीके से सत्ता में आने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन धीरेन्द्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप मीम अफजल साहब से खासतौर पर क्या सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप इन तीनों राज्यों में दौरा करके आए हैं और आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी मौजूदगी संगठन के स्तर पर या चुनाव प्रचार के स्तर पर उतनी अच्छी तरह से दर्ज नहीं करा पाई जितना कि बीजेपी।
मीम अफजल साहब, मेघालय और उसके छोड़ देते, मेघालय में चूंकि लोकल समीकरण और मुकुल संगमा का अपना एक काम है, जो मैं तीनों जयंतिया, खासी और गारो तीनों हिल्स में जब गया, लेकिन आपको त्रिपुरा में आपकी लीडरशिप कैटर क्यों नहीं कर पा रही उस विरोध को जिसको बीजेपी ने किया? जो आप कह रहे हैं साम दाम दंड भेद, उसमें आपके लोग भी कम नहीं हैं, क्योंकि अगर हेमंत बिस्व शर्मा अगर कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं तो 1 साल पहले तक वो आपके यहाँ थे, और अगर आप तरुण गोगोई को भेजते हैं 12 तक, तो आपको लग रहा है कि राहुल जी ने काफी लेट एंट्री की, अगर पहले करते तो बेहतर होता? क्या कारण आपको लग रहा है त्रिपुरा में आप कहीं नहीं दिख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सीपीएम और लेफ़्ट के साथ कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से जिस तरह से कुछ नेशनल इश्यूज़ पर हमेशा इकट्ठे होकर के काम करते रहे हैं, उसका असर मैं समझता हूँ त्रिपुरा में हुआ है। आप तो वहाँ होकर के आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी लेफ़्ट की राजनीति को भी जानता हूँ और कांग्रेस में तो खुद हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जो आइडियोलॉजिकल एक लड़ाई होती है, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही अभी किसी ने, कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर तरीका अपना सकती है, उसके यहाँ मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है सियासत में, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ जा सकते हैं जिनकी उन्होंने ज़िंदगी भर मुखालफत की, और वो ऐसे लोगों के साथ आ सकते हैं, वो ऐसे लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं जो ज़िंदगी भर उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते रहे, जैसे कि शिवसेना। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली जो है उस जी शास्त्री जी, मेरी बात सुन ले पहले मैं मेरी बात सुन ले, उसके बाद इस बात को बताना चाहता हूं कि जहां तक ये विचारधारा की बात करते हैं, तो अगर ये अपने गिरेबान में झांक करके देखते और 66 में अगर चले जाए, जब इंदिरा गांधी पहली बार सरकार बनाई थी, तो लेफ्टिस्टों के सहारे से ही सरकार बनाई थी, बल्कि अपनी ही पार्टी, अपनी ही विचारधारा या अपनी ही उस समय तत्काल नेहरूवाद या लाल बहादुर शास्त्रीवाद को तोड़ करके किया गया था। तब से इनकी दोस्ती है। तो इसके बाद अगर आज इनकी दोस्ती है तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और ख़ास तौर से इस देश को बर्बादी का अगर एक कोई कारण है तो लेफ्टिस्टों के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था विचारधारा के नाम पर, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। शास्त्री जी एक सवाल है, शास्त्री जी एक सवाल, नहीं मेरी बात मैं बीच में एक सवाल शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा। शास्त्री जी, आपके कितने कैंडिडेट आपकी अपनी विचारधारा के त्रिपुरा में लड़ रहे हैं? कितने कैंडिडेट आपने बाहर से लिए हैं और कितने आपके हैं? हाँ, जो आपके पास इस समय मेरे साथ है वो सब हमारी ही विचारधारा के हैं। उन लोगों ने हमारी विचारधारा को आत्मसात किया, इसलिए वो हमारे साथ है। उन लोगों ने कांग्रेस को डिसोन किया, वहाँ की तत्कालीन पार्टी को डिसोन किया, इसलिए उनके साथ नहीं है। और हमारी विचारधारा वही है जो शुरू से है, जो पहले से है, वही आज भी है। हमने विचारधारा में चेंज नहीं किया, बल्कि लोगों ने हमारी विचारधारा को आत्मसात किया। हाँ, पूछिए। आप विचारधारा की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मैं विचारधारा की ही बात करूंगा, और विचारधारा केवल अगर किसी एक पार्टी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। भाई, हम राष्ट्रवाद, विकासवाद की बात करते हैं। मेरा ख्याल है आप सुनने की आदत ही नहीं है, आपको करते हैं, आपको सुनने की आदत ही नहीं है। आपने मेरी बात बीच में काटी, सुनना चाहते हैं और मैं आपकी बात सुन रहा था। उत्तर कह दिया कि भारतीय आपने मेरी बात बीच में काटी, मैंने आपको बताया। जब मैं बोल रहा था आपने मुझे काट करके अपनी बात शुरू की, और मैंने फिर भी सुना। क्या कहेंगे? ये आपकी विचारधारा बताती है। देखिए, तब नगा समझौता जब हुआ था तब बड़ी वाहवाही हुई थी, अब कांग्रेस ने कहा कि वो समझौता ही फेल हो गया। नहीं, उस समझौते का विस्तृत ब्यौरा अभी तक देश के सामने नहीं आया, ये तो सही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समय आने पर उसको हम जनता को बताएंगे, तो अपने भाषणों में कहा उन्होंने नागालैंड में। और नागालैंड में जिस दल के साथ, जिस गठबंधन के साथ भाजपा थी, उससे अलग होकर उसने नया गठबंधन बनाया रियो के साथ उनके नेतृत्व में अभी भी, लेकिन वहाँ कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन मैं एक बात श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चुनाव अभियान की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट के चुनावों की चर्चा हम मुख्य धारा के टेलीविजन चैनलों पर लाइव कर रहे हैं, जो पहले नहीं होती थी। ये एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। 30 सेकंड। नागालैंड में मेन मुद्दा है पीस, और कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है वहाँ पे। नागा लोगों ने 27 डिकेड, 7 दशक से ज़्यादा, 70 ईयर से ऊपर इन्होंने वेट किया। मोदी जी का ऊपर इनका विश्वास इसलिए हुआ कि 15 अगस्त 2015 3 अगस्त को इन्होंने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया,
और इनका जो लीडरशिप अंडरग्राउंड ग्रुप्स जो NSCN टॉक्स कर रहा है, इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट जो है अपना उससे हट गया है, इसीलिए पीस को चांस देने के लिए इन्होंने इस बार वोट कर। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, राज्य में अंदरूनी जो हालात हैं उनको संभाले रखना नागालैंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के जो रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि इन तीनों राज्यों में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन सत्ता में आने वाला है।